हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और आज हम लोग लेबर लॉ और मैनेजमेंट के सीरीज़ 8 का टॉपिक प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे कि प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है और प्लेसमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। बेसिकली प्लेसमेंट आपका एचआरएम का ही एक फंक्शन है। जैसे हम लोगों ने रिक्रूटमेंट किया, एचआरपी किया, सिलेक्शन किया, तो ये इसी का ही पार्ट होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट सिलेक्शन के बाद की स्टेप होती है। प्लेसमेंट का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोई स्पेसिफिक जॉब को असाइन करते हैं जिसको हमने सिलेक्शन में सेलेक्ट किया होता है उस कैंडिडेट को। तो बेसिकली प्लेसमेंट क्या हुआ? प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी न्यूली एम्प्लॉयड पर्सन को जिसको हमने सिलेक्शन में सेलेक्ट किया था उसको किसी डिपार्टमेंट में किसी काम को असाइन करवाना। तो प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि व्हेन द कैंडिडेट इज सेलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट एंड व्हेन ही रिपोर्ट्स टू ड्यूटी, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू प्लेस हिम और हर इन द जॉब फॉर विच ही और शी इज़ सेलेक्टेड विच इज़ बीइंग डन थ्रू दी प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट बेसिकली सिलेक्शन के बाद का ही पार्ट है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं? इसमें हम बोलते हैं कि जब हम कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए और जब वो ड्यूटी में रिपोर्ट कर जाता है तो हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्लेस करते हैं किसी जॉब के लिए, क्योंकि हमने उसको सेलेक्ट किया है तो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए किया होगा। तो हम उसको जॉब के लिए क्या करते हैं? प्लेस कर देते हैं। उसको हम किसी डिपार्टमेंट में भेजते हैं, सेंड करते हैं, जिसके लिए हमने उसको सेलेक्ट किया होता है। तो उसी को हम बोलते हैं बेसिकली प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज़ द एक्ट ऑफ ऑफरिंग द जॉब टू अ फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट। बेसिकली प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि किसी को जॉब ऑफ़र करना, और किसको ऑफ़र करना है? जिसको हमने फाइनली सेलेक्ट किया है उस कैंडिडेट को। आप अगर कोई जॉब ऑफ़र कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक टास्क असाइन कर रहे हो या आप उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट। इट इज़ द एक्ट ऑफ फाइनली असाइनिंग द रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन एम्प्लॉई आइडेंटिफाइंग हिम विद अ पर्टिकुलर जॉब। ये हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि जिससे उस न्यूली सेलेक्टेड कैंडिडेट को ये पता चले कि उसको कौन कौन सी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिससे उसको पर्टिकुलर ये पता चले कि उसको आने वाले टाइम में क्या काम करना है। तो हम क्या करते हैं? प्लेसमेंट में उसको यही सब चीज़ों के बारे में असाइन करते हैं कि उसको जिस हमने जो सेलेक्ट किया था वो किस काम के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम उसको स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक जॉब असाइन करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करते हैं, उसको हम डिपार्टमेंट की सारी जो भी उसको काम करना होता है, टास्क करना होता है, उसको हम वहाँ पर प्लेस करते हैं। तो बेसिकली कैंडिडेट को जॉब पे प्लेस करने को ही हम प्लेसमेंट बोलते हैं। मीनिंग देखते हैं अगर, तो प्लेसमेंट बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब एंड वर्क प्लेस टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। अगेन सेम चीज़ लिखी है कि जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है उस कैंडिडेट को कोई भी स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक टास्क असाइन करना प्लेसमेंट कहलाता है। पिगर्स एंड मायर्स ने एक डेफिनेशन दिया है प्लेसमेंट का। क्या प्लेसमेंट का डेफिनेशन दिया? कि प्लेसमेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ जॉब टू विच एन एक्सेप्टेड कैंडिडेट इज टू बी असाइन एंड हिज असाइनमेंट टू दैट जॉब। इट इज़ द मैचिंग ऑफ व्हाट द सुपरवाइजर हैज़ रीजन टू थिंक ही कैन डू विद द जॉब डिमांड। बेसिकली प्रोसेस उनके अकॉर्डिंग एक ऐसा प्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? जिस प्रोसेस में हम असाइन कैंडिडेट को जॉब असाइन करते हैं, जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है उस सेलेक्टेड कैंडिडेट को हम जॉब को असाइन करते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है कि मैच कराना होता है जॉब को किसी पर्सन के साथ, कि जिसके लिए हमने लोगों को सेलेक्ट किया होता है, जिस टास्क के लिए हमने लोगों को सेलेक्ट किया होता है, तो हम वहाँ पर क्या कराते हैं? मैच कराते हैं जॉब को पर्टिकुलर पर्सनस के साथ, सेलेक्टेड पर्सनस के साथ। इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, हम क्यों इस वाली एक्टिविटी को कंसीडर करते हैं एचआर के अंदर? तो बेसिकली अगर हम प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं, प्लेसमेंट को अगर हम अप्लाई करते हैं
फॉलो करते हैं तो प्लेसमेंट से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहला बेनिफिट क्या है, इट इम्प्रूव द एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन लेवल होता है, मोरल लेवल होता है, वो बूस्टअप हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर जैसे ही कोई न्यूली कैंडिडेट आपके पास आता है जिसको आपने सेलेक्ट किया होता है, और आने के बाद अगर आपने उसको डिटेल में सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको क्या काम करना है आने वाले टाइम पे, तो वो उसका मोरल बूस्टअप हो जाता है, यानी कि वो मोटिवेटेड हो जाता है अपने टास्क को लेकर। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एम्प्लॉय टर्नओवर। और जैसे हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन में ये एक सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉयज़ बहुत जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने को हम बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। तो बेसिकली ये उस एक्टिविटी को भी कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्यों, क्योंकि अगर आपने किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट को पहले से ही बता दिया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका टास्क, उसका वर्क, कि उसको क्या काम करना है, उसको क्या क्या चीज़ें असाइन कर रखी है, तो वो अपने जॉब को लेके क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, जिससे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा। तो एम्प्लॉय टर्नओवर हमारा कम हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसमेंट। अगेन इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म। और ये ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग ज़्यादा क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं ना, तो उस एब्सेंटिज्म रेट को भी कम कर देता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब को लेके खुश रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा, तो वो उस चीज़ के लिए लॉयल भी रहेगा, उस चीज़ के लिए वो अपना फुल फ्लेज कंट्रीब्यूशन देगा। फुल फ्लेज कंट्रीब्यूशन देगा तो वो हैप्पीली एनवायरनमेंट में काम करेगा, जिसकी वजह से वो अपना एब्सेंटिज्म रेट भी उसका कम हो जाएगा। इट अवॉइड मिसफिट बिटवीन द कैंडिडेट एंड द जॉब। और दोनों के बीच में अगर कुछ मिसमैच होता है तो वो सब चीज़ें भी रिड्यूस हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि मुझे तो आज ये काम करना है, कल मुझे ये काम करना है, या परसों मुझे ये काम करना है, या पूरे मंथ में मुझे क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है, किस किस चीज़ों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो जब उसको हर एक चीज़ों के बारे में पहले से ही प्रायर इन्फॉर्मेशन होगी तो उस कैंडिडेट के बीच में और उसकी जॉब के बीच में कुछ भी चीज़ें मिसमैच नहीं होंगी। इट हेल्प्स द कैंडिडेट टू वर्क एज पर द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और कैंडिडेट को अपने काम के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में फुल फ्लेज नॉलेज होती है। क्योंकि प्लेसमेंट में आप उसको सब चीज़ें बताते हो तो कैंडिडेट पहले से ही प्री डिटरमाइंड रहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को लेके, पहले से ही उसको अवेयरनेस रहती है इन सब चीज़ों की। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं हम प्लेसमेंट में। बेसिकली प्लेसमेंट का एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें केवल इंडिविजुअल को लेके सोचते हैं। प्लेसमेंट में हम इंडिविजुअल को लेके सोचते हैं, हम जॉब को लेके नहीं सोचते। जबकि इंडिविजुअल अकेले थोड़ी काम करेगा, उसको तो सबके साथ मिलके काम करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे बेसिकली जो जॉब होती है वो जॉब 3 कॉन्टेक्स्ट में क्लासीफाई होती है। कौन कौन सी, एक होती है इंडिपेंडेंट, एक होती है सीक्वेंशनल, और थर्ड होती है आपकी पूल। यानी कि आपको ये प्रॉब्लम ये बताता है कि आपको ना ये जॉब को देखने के बाद कैंडिडेट को प्लेस करना चाहिए। जैसे इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट जॉब कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट जॉब वो जॉब होता है जिसमें एक पर्सन को आपने अपॉइंट किया और उसके काम से किसी दूसरे के काम को अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, इन सच एक्टिविटीज़ ऑफ वन वर्कर हैव लिटिल बियरिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ टू द अदर वर्कर, हैव द प्लेसमेंट इज सिंपल टू कंडक्ट। यहाँ पे तो प्लेसमेंट आपका सिंपल हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है एक ही टास्क के लिए आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट किया है और आपने उसको वहाँ पर प्लेस कर दिया। यहाँ पे उसके काम से किसी दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ा। सीक्वेंशनल क्या होता है, सीक्वेंशनल होता है जिसमें एक्टिविटीज़ एक वर्कर की परफॉर्मेंस से दूसरे एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट होती है, यानी कि उसके जो फेलो वर्कर्स होते हैं वो भी अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना चाहिए कि सीक्वेंशनल जॉब के लिए तो नहीं आपने किसी को प्लेस किया, अगर उस चीज़ के लिए आपने प्लेस किया तो उसके अकॉर्डिंग उसको आपको उसके टास्क और उसके वर्क को असाइन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि सीक्वेंशनल में हम कई बार इंडिविजुअल को तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं चेक कर पाते हैं कि उसके काम से किसी दूसरे के काम को भी अफेक्ट हो सकता है। तो सीक्वेंशनल जॉब जो होती है वो होती है बेसिकली वो एक्टिविटीज़ जो दूसरों के साथ असाइंड होती हैं, सीक्वेंशनल पे डिपेंड करती हैं। जैसे हम प्रोडक्शन हाउस में देखते हैं कि अगर प्रोडक्शन हाउस में कोई पैकेजिंग का काम कर रहा है तो कोई स्टिचिंग का काम कर रहा है या कोई लेबलिंग का काम कर रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर एक एब्सेंट हुआ तो बाकी आगे की फर्दर एक्टिविटीज़ से भी उससे अफेक्ट होती हैं। तो इस टाइप की
जॉब को भी आपको स्टडी करने के बाद ही प्लेसमेंट कराना चाहिए। थर्ड दैट इज़ पूल्ड। पूल्ड होता है जहाँ पे हायर लेवल पे इंटरडिपेंडेंसी होगी एक्टिविटीज़ के बीच में। यहाँ पे सीक्वेंशनल में केवल एक चेन होगी कि एक की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से तीसरा, तीसरे की वजह से चौथा, उन सब चीज़ों को आपस में अफेक्ट हो रहे हैं। पर पूल्ड होता है कि एक की वजह से पूरा का पूरा ग्रुप, एक की वजह से पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं पूल्ड जॉब। तो प्रॉब्लम इन प्लेसमेंट में बेसिकली ये डिस्कस किया जाता है कि आपको इंडिविजुअल को लेके प्लेसमेंट नहीं कराना होता, आपको ये तीनों के तीनों जॉब्स को स्टडी करने के बाद ही आपको एम्प्लॉयज़ को प्लेस कराना चाहिए। आपको पहले ये चेक करना चाहिए कि उस प्लेसमेंट आपको करानी कौन से वर्क के लिए, इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ के लिए, सीक्वेंशनल एक्टिविटीज़ के लिए, या पूल्ड एक्टिविटीज़ के लिए। अब एक मॉडल बहुत फेमस है जो एचआर के स्टूडेंट या लेबर लॉस के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसी को हम प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट भी बोलते हैं, कि असेसमेंट क्लासिफिकेशन मॉडल। असेसमेंट क्लासिफिकेशन मॉडल बेसिकली ये बताता है कि कैसे आपको एम्प्लॉयज़ की प्लेसमेंट करनी चाहिए। तो इस मॉडल में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके पास ये सारी की सारी डिटेल्स आ जानी चाहिए कि किसको सेलेक्ट किया है, कितने एम्प्लॉयज़ को आपने सेलेक्ट किया है, उसकी डिटेल स्टडी आपके पास होनी चाहिए। देन सेकेंड चीज़ होती है कंस्ट्रक्ट हिज और हर प्रोफाइल। उसके बाद आपको हर एक इंडिविजुअल सेलेक्टेड कैंडिडेट की प्रोफाइल को बनाने चाहिए। प्रोफाइल के अंदर आप सब चीज़ें डालोगे उसकी, कि जॉब स्पेसिफिकेशन उसका क्या क्या था, उसने पहले कौन कौन से काम किए हुए हैं, वो कितना काम कर सकता है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी, कौन कौन से स्किल्स उसके अंदर हैं, कौन कौन सी एबिलिटीज़ उसके अंदर हैं। तो बेसिकली हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का प्रोफाइल आपको यहाँ पे बनाना होता है। देन थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, हम फिर ये मैच करते हैं कि सब ग्रुप प्रोफाइल टू जॉब फैमिली प्रोफाइल, यानी कि यहाँ पे जो आपने एम्प्लॉयज़ का प्रोफाइल बनाया था, वो एम्प्लॉयज़ के प्रोफाइल को आपके जॉब फैमिली प्रोफाइल के साथ मैच कराना होता है। यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जॉब फैमिली प्रोफाइल कौन कौन सी है। जॉब फैमिली प्रोफाइल का मतलब कि कौन कौन से टास्क के लिए आपने लोगों को रखा था ऑर्गेनाइजेशन में, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो जो हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं बेसिकली, वो आपको पूरा का पूरा प्रोफाइल भी आपके पास होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉयज़ का जॉब स्पेसिफिकेशन का प्रोफाइल है, सेम वैसा ही जॉब डिस्क्रिप्शन का प्रोफाइल भी आपके पास होना चाहिए, कि जॉब स्पेसिफिकेशन भी है अब हर एक कैंडिडेट का, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जिस जिस जॉब के लिए आपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया था, उनका सारा का सारा जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपके पास है, जॉब प्रोफाइल आपके पास है। देन यहाँ पे क्या करते हैं, विच जॉब प्रोफाइल डज सब ग्रुप प्रोफाइल बेस्ट फिट। नेक्स्ट हम ये चेक करते हैं कि कौन से जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, यानी कि कौन से एम्प्लॉय की प्रोफाइल के साथ कौन सा जॉब डिस्क्रिप्शन मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। कि कौन सा आपने अगर 10 लोगों को सेलेक्ट किया था, तो उन 10 लोगों का प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट सूटेबल है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। उसके बाद आपको उस कैंडिडेट को वो जॉब देना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जॉब इंडिविजुअल भी हो सकता था, सीक्वेंशनल भी हो सकता था, पूल्ड भी हो सकता था। तो उन तीनों की अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, और फिर उन तीनों के साथ आपको मैच करा के देखना है कि कौन से एम्प्लॉय का प्रोफाइल मैच कर रहा है, और जिसका आपका सबसे ज़्यादा मैच कर रहा होता है उसको आपको वो पर्टिकुलर जॉब फैमिली को असाइन करना है, उसको आपको वो टास्क देना है। और देन असाइन द इंडिविजुअल टू स्पेसिफिक जॉब आफ्टर फर्दर काउंसलिंग एंड असेसमेंट। और उसके बाद आपको उस एम्प्लॉय की काउंसलिंग करनी है, उसको असेसमेंट देना है, उसको सारी चीज़ें समझानी है, और उसके बाद आपको वो चीज़ उसको असाइन करनी है एट द एंड। हम प्लेसमेंट में यही तो बोलते हैं, प्लेसमेंट क्या था, कि प्लेसमेंट का मतलब था किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को या सेलेक्टेड कैंडिडेट को जॉब असाइन करना, है ना। या हमें क्या करना था, कैंडिडेट को जॉब पे प्लेस कराना, ऑफ़र करना उसको, जो उसको काम के लिए हमने रखा है। तो वो डायरेक्टली आपको ऑफ़र नहीं करना है, आपको इस असेसमेंट क्लासिफिकेशन मॉडल के बेसिस पे आपको उसको प्लेस कराना है। कि सबसे पहले हर एक एम्प्लॉय का प्रोफाइल आपके पास होना चाहिए, उसके बाद हर एक प्रोफाइल को आपको इंडिविजुअल क्रिएट करना है, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करने हैं, आपको ये देखना है कि जॉब किस कॉन्टेक्स्ट पे है, उस जॉब के कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको पर्टिकुलर मैच कराना है कि किस एम्प्लॉय के साथ वो जॉब मैच कर रहा है। और उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें उस कैंडिडेट को समझानी है, अगर वो एग्री करता है तभी आपको उसको वो सब चीज़ें असाइन करनी है। तो ये बेसिकली आपके पास प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट भी होता है। नेक्स्ट क्या है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं प्लेसमेंट्स के लिए, कि अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा रखना है तो उसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। वो
प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि मैन शुड बी प्लेस्ड ऑन द जॉब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, कि मैं आपको किसी भी एम्प्लॉय को तभी प्लेस करना है किसी जॉब पे जब रिक्वायरमेंट हो। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक आपको किसी को भी प्लेस कराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसको अननेसेसरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखते हो और अननेसेसरी आपको कुछ जॉब क्रिएट करना पड़ता है जिससे आपको उसको काम करवाना पड़ेगा। तो मैन शुड बी प्लेस्ड ऑन द जॉब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर जॉब की, आप तभी उसको वहीं पर ही आपको उसको प्लेस कराना चाहिए। द जॉब शुड बी ऑफर टू अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन। अभी हमने असेसमेंट मॉडल में डिस्कस किया था कि उसकी हम जॉब स्पेसिफिकेशन देखते हैं, तो बेसिकली ये उसी प्रिंसिपल को बोल रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जॉब उसी को आपको जॉब को कैसे ऑफर करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इस क्वालिफिकेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू इस स्पेसिफिकेशन, कि उस एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन अगर MBA की है तो उसको MBA से रिलेटेड जॉब दो, किसी की क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग की है तो उसको इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल दो। तो आपको उसको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब ऑफर करना चाहिए। थर्ड, दैट इज वाइल इंट्रोड्यूसिंग द job to the new employee, an effort should be made to develop a sense of loyalty and cooperation in him so that he may realize his responsibility better towards the job and the organization. आपको सेंस ऑफ लॉयल्टी भी उसमें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। जब आप किसी नए एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस कराते हो पर्टिकुलर जॉब के बारे में, उसको बताते हो, उसको असाइन कर रहे होते हो, तो एक आपको साथ साथ एफर्ट्स भी डेवलप करना चाहिए, यानी कि सेंस ऑफ लॉयल्टी, कॉपरेशन इन हिम, कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है उसमें सेंस ऑफ लॉयल्टी है या नहीं है, कॉपरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बेसिकली उसी से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और जॉब की तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा रियलाइज़ होती है। नेक्स्ट, द प्लेसमेंट शुड बी रेडी बिफोर द ज्वाइनिंग डेट ऑफ द न्यूली सिलेक्टेड पर्सन, कि आपको प्लेसमेंट शुड पहले से ही तैयार रखना चाहिए बिफोर द ज्वाइनिंग डेट ऑफ द न्यूली सिलेक्टेड पर्सन। ऐसा नहीं है अब कि जिस दिन आपने उसको ऑफर किया कि आपको 2 जनवरी को रिपोर्ट करना और 2 जनवरी को ही आप उसका प्लेसमेंट डिसाइड कर रहे हो, तो आपने पहले ही आपके पास लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट होना चाहिए जिससे रिलेटेड आपने असेसमेंट मॉडल में पढ़ा था। तो वो पहले ही आपका वो वाला वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्रोसेस आपकी पहले ही कंप्लीट हो जाने चाहिए न्यूली एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले, जिससे आप उसको केवल डायरेक्टली उस दिन क्या कराओ, उसको डायरेक्टली आप केवल उसको उस दिन असाइन करो चीज़ें। एंड द लास्ट वन, दैट इज़ ही शुड ऑल्सो बी मेड अवेयर ऑफ द पेनल्टीज़ इफ़ ही कमिट द रॉन्ग, और उसको साथ साथ आपको पेनल्टीज़ के बारे में भी बताना चाहिए, डिसिप्लिन्स के बारे में भी बताना चाहिए कि अगर उसने कुछ गलती करी तो उसको कौन कौन सी पेनल्टीज़ और कौन कौन सी पेनल्टीज़ उसको मिल सकती हैं। तो बेसिकली अगर आप इन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लेसमेंट एक्टिविटी होता है वो हमारा फुल फ्लेज तरीके से सक्सेसफुल रहेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्शन के बारे में।